मैं घर जाके तो काउंसलिंग नहीं करती हूँ, पर ये बड़े उम्र में बड़े थे और बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ और उनका आग्रह मतलब उनका इन्विटेशन का सम्मान रखते हुए मैं उनके घर पहुँची। एक पैलेशियस मकान था, बड़ा-सा दरवाज़ा, जैसे मैंने बाहर से फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ, तो तुरंत गार्ड आएगा, दरवाज़ा खोला, मुझे घर तक पहुँचाया, मैंने घर के अंदर तक एस्कॉर्ट किया। फिर एक महिला आई, उसने दरवाज़ा खोला, मुझे बैठने को कहा, तब तक पानी आया, आलीशान ट्रे, ग्लास, मैं हर चीज़ मुझे लग रही थी कि ये सब क्या है? फिर भाभी जी आई, जिनको भगवान ने खुले हाथ से सौंदर्य दिया था, क्वीन कट चेहरा। और पिछले साल उनकी केमो ख़त्म हुई थी, इसलिए जो छोटे-छोटे बाल मैंने बॉब कट बालों का, उन पर बड़ा सूट हो रहा था। मैं घर देखने कहीं नज़र ठहर ही नहीं रही थी। घर में हर जगह कोई ना कोई अच्छी चीज़, जहाँ भी देखूँ वहाँ नज़र रुक जाती थी और भाभी जी की तरफ देखो तो उन पर नज़र रुक जाती थी, ठहर जाती थी। तो मुझे लगा कि भगवान किसी को देता है तो कैसे छप्पर फाड़, माने उनके पास रूप है, पैसा है और बुद्धि की तो बात क्या करें। उन्होंने पाली भाषा में पीएचडी की थी। तो हमारी बातें शुरू हुई, मुझे कहीं थोड़ा-सा मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसे मन में एक छोटा-सा, क्या कहें इसको, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था शायद। पर हमारी बातें हो रही थी और वो बातों में बहुत अच्छी थी। कहीं न कहीं थोड़ा-सा जिसको कहें हम घमंड था कि ये जो घर है, ये मेरे पापा ने दिया है, ये जो चीज़ें दिख रही है, ये मेरे पापा ने दिया है, ये जो 2 गाड़ियाँ हैं, इसमें से 1 गाड़ी मेरे पापा ने दी है। ये थोड़ा-सा नहीं नहीं जम रहा था, मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या हक है, पर कहीं न कहीं चुभ रहा था मुझे कि इतने में भाई साहब आए। हाँ, कैसी है मैंने मैं कैसी है पूछा, उसका मैं जवाब देती उससे पहले वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी चले गए, अपनी रूम की तरफ चले गए। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे थे तो एक सीढ़ी छोड़ के, ऐसे जिसको जैसे बच्चे नहीं चढ़ते हैं, एक सीढ़ी छोड़ के छलांग मारते-मारते चढ़ रहे थे। तो जब वो ऐसा चढ़ रहे थे तो भाभी जी के चेहरे पे मुझे बड़ी नाराज़गी दिखी। देखो मंजरी, शादी के बाद ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला था मुझे पता नहीं, पर वो एक हमारी सिटिंग ही कहिए, सिटिंग हुई। उसके बाद क्या हो गया, भाभी जी की आदत हो गई, मैं हॉस्पिटल में हूँ, "क्या कर रही हो मंजरी?" अब "ऐसा करो तुम आ जाओ।" अब हर बार जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था और उनको मना करो तो बहुत बुरा मन, दुखी हो जाती थी, बुरा क्या मानती थी, दुखी हो जाती थी। तो मुझे उनका मन रखने के लिए फिर मैं एक दिन तय कर लिया था कि ठीक है, मैं इस दिन आऊँगी और हमारी सिटिंग्स से भी हम बाहर निकले, हमारी अब दोस्ती हो गई थी, हम बार-बार मिलने लगे। अब वो खुद का बहुत बचपन से कि वो इकलौती बेटी है, उनके पापा इरिगेशन में काम करते थे और ये जो कुछ भी है, उनके पापा ने ही, जो इनके हस्बैंड हैं, इनके साथ रिश्ता तय किया था। तो ये सब कहानियाँ मुझे वो बताती थी। कहीं न कहीं एक छोटा दर्द था, वो दर्द क्या था, ये मेरे कभी समझ में नहीं आया और अभी समझ में आ रहा है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो अपनी शादी से शायद खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि भगवान का दिया सब था, भाई साहब का स्वभाव हमको सबको बहुत अच्छा लगता था। फिर भी वो कहते कि अ ये जो है ना, ये जो मेरा साम्राज्य है, साम्राज्य कैसे कि ये महँगी चीज़ें, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा कमरा, मेरा ये मेरा 5वाँ कमरा है। मैंने पूछा, "भाभी जी 5वाँ कमरा क्या है?" तो बोली, "अरे तुमको 5वाँ कमरा नहीं पता?" मैंने बोला, "नहीं, अमृता प्रीतम को पढ़ा है?" मैं बोली, "अमृता प्रीतम मैंने नाम सुना है और उनकी कहानियों पे कोई टीवी सीरियल पहले जब मैं स्कूल में थी तब देखती थी।" वो तुरंत उठी और अपने लाइब्रेरी में से 3-4 किताबें लेके आई। पंजाबी, उर्दू डोमिनेटेड पंजाबी, ऐसी भाषा में वो कुछ लिखा था जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। भाभी जी को आता था। मैंने बोला ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने बोला अमृता प्रीतम, और फिर अमृता प्रीतम की उन्होंने मुझे जानकारी दी और एक-एक कहानियाँ, फिर जब अब हम मिलते थे तो मुझे उनकी एक-एक कहानियाँ बताती थी कि अमृता प्रीतम कैसी थी, क्या था, उसका जीवन कैसे था। और ये 5वाँ कमरा अमृता प्रीतम ने ही दिया है महिलाओं को, ऐसा वो बताती थी।
तो 5वां कमरा ऐसा है कि अपने आप में, अपने अंदर में अपने आप को समय दो। घर के जो ये 4 कमरे हैं, गेस्ट रूम, किचन, बेडरूम, बच्चों का कमरा, इसके बाद ये 4 कमरे होने के बाद एक और कमरा जो दिखता किसी को नहीं है पर होना चाहिए, जिसमें तुम खुद हो फिज़िकली नहीं, जहाँ मेरी हॉबीज़ मैं पूरी कर सकूँ, जहाँ मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूँ, अपने आप से जो भी गिले शिकवे हैं वो शेयर कर सकूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई बाहरी फ्रेंड ही होना चाहिए, क्योंकि ये भाभी जी अकेली थी, इनको भाई-बहन नहीं था, तो इनको अपनी ही चीज़ें खुद के साथ शेयर, अपने विचार शेयर करने की आदत हो गई थी। और जो मुझे थोड़ा-सा शुरू में इनके प्रति थोड़ा-सा नकारात्मक लगा था, अब ये पूरी तरह से मेरी दोस्त बन गई थी और ये सब चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगने लगी और उन्होंने ही मुझे अमृता प्रीतम से मिलवाया और उनके कारण मैं अमृता प्रीतम से प्यार करने लगी। फिर मैंने भी इंटरनेट पे इस पे उनके बारे में जानकारी ली, मैं भी उनको पढ़ने लगी, उनकी शायरी पढ़ने लगी और अब हमारे पास कॉमन टॉपिक होते थे। पर जब भी भाई साहब का टॉपिक आता, ये हमेशा इनका मूड उखड़ जाता और बोलती, पता है अमृता प्रीतम के साथ क्या हुआ था? मैंने बोला, हाँ, अब आपके कारण मुझे थोड़ा-थोड़ा पता चला है। बोली, उसका वैवाहिक जीवन सिर्फ 26 साल का था। तो और 26 साल के बाद उसने छोड़ दिया पति का घर। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था ये सब सुनना। बोले, कई बार मेरे मन में भी आता है, छोड़ दूँ ये सब और हो सकता है मेरे जीवन में भी कोई इमरोज़ आ जाए। इमरोज़, मेरे ख्याल से व्यूअर्स आपको पता होगा इमरोज़ कौन है। अमृता प्रीतम के दोस्त थे जो उन्होंने अपने पति का घर छोड़ा था। उनका वैवाहिक जीवन अमृता प्रीतम का 26 साल का था। उसके बाद उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया, फिर वो मुंबई आई। वहाँ उनके दोस्त थे इमरोज़। साहिर लुधियानवी जी के साथ भी उनकी प्रेम कहानियाँ बड़ी मशहूर हुई। खैर, हमको वो सब बातें नहीं करनी है, हम फिर इसी भाभी जी पर आते हैं। तो मुझे ये सब सुन के मेरी, भाभी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोले, देखो मंजरी, हमने 5वें कमरे की बात की ना, इसमें हम सब बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी कि मैं सही में घर छोड़ के जाऊँगी। सोचने में क्या जाता है? और देखो मेरे जीवन में कोई इमरोज़ आया तो ऐसी हमारी बातें होती रहती थी। और उनके ये 5वां कमरा वाली कॉन्सेप्ट ना मुझे जमी थी। और वो मुझे भी बोलती थी कि ये जो तुम काम करती हो ना बाहर पेशेंट के साथ, कैंसर पेशेंट्स के साथ और ये सब, तुम भी देखो, तुम भी इस बात को नकारोगी नहीं कि ये तुम्हारा 5वां कमरा है। हो सकता है। ये हमारी दोस्ती 2 साल तक रही और एक कोई बहाना हुआ और भाभी जी चल बसी। मुझे बहुत बुरा लगा था और देखा कि उनका बेटा तो खैर ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो पहले मैंने एक बार पूछा था कि भाभी जी आपका इकलौता बेटा है, आपने इतना दूर क्यों भेजा, उसको यहीं रखती। बोले, यहाँ रखती ना तो तुम्हारे भाई साहब उसको टीचर बना के रखते। तो ऐसी बहुत निगेटिव, मैंने कुछ अच्छी कुछ बुरी यादों के साथ मुझे छोड़ के भाभी जी चली गई। अब मेरा उस घर की तरफ जाना नहीं होता था, पर याद आती थी, उनकी बताई हुई यादें आती थी और जब भी मैं कभी अमृता प्रीतम को पढ़ती, मुझे भाभी जी हमेशा, वो खूबसूरत भाभी जी हमेशा याद आती। और बीच में 3-4 साल गए, तब तक भाई साहब रिटायर हो चुके थे। उनका बेटा मेरे संपर्क में था, पर भाई साहब से मेरा कोई वास्ता नहीं था और वैसे भी अब भाभी जी की बातों से मुझे लगा था कि ये व्यक्ति नहीं जमे थे मुझे। पर अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे की रिक्वेस्ट के कारण मुझे उनके घर जाना पड़ा। मैं उनके घर गई और जिस बात की मैं दीवानी थी कि इतना बड़ा फाउंटेन है, इतना बड़ा गार्डन है, हर चीज़ सलीके से रखी हुई, एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत महल, वहाँ पर कुछ नहीं था। खैर, स्ट्रक्चर तो वही था, ढांचा तो वही था। जैसे मैंने गेट खोल के अंदर एंटर किया, खैर अभी तो गार्ड वगैरह, क्योंकि भाई साहब रिटायर हो चुके थे तो ना कोई गार्ड था ना कोई था, मैं खुद ही गेट खोल के अंदर गई। उनके पोर्च में छोटे छोटे बच्चों की
जैसे चप्पलें पड़ी हुई थी, एकदम अस्त-व्यस्त चप्पलें फैली हुई थी, कब 25-30 जोड़े होंगे। अंदर जाके देखा, वहाँ पर स्कूल तरह टाइप का कुछ चल रहा था। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? तो बोल रहे ये सही में स्कूल ही था। भाभी जी का जो इतना सुंदर सजाया हुआ घर, इतना बड़ा हॉल, वहाँ पर साधारण निम्न मध्यम वर्गीय कहेंगे ऐसे घरों के बच्चे मुझे दिखे। तब तक भाई साहब सामने आए। मैंने नमस्ते वो सब हो गया, फिर मैंने बोला भाई साहब ये सब क्या है? चलो बात करते हैं। उनके साथ किसी और उधर के कमरे में मैं गई। मैंने बोला भाई साहब ये सब क्या है? बोले अरे अब वो नहीं रही तो अब ये सब क्या घर है, घर उसने तो घर को म्यूज़ियम बना के रखा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक़्त। एक तो उनकी ज़िंदगी ऐसे चली गई, इस इंसान ने उनको ज़िंदगी भर समझने की कभी कोशिश ही नहीं की और आज उनके जाने के बाद उस घर का ये हाल कर दिया। ख़ैर वो मेरी कोई लगती नहीं थी पर उस वक़्त मुझे बहुत ही जेन्युइन गुस्सा आया था। शायद उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया था भाई साहब ने। बोले चलो तुमको दिखाता हूँ। जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से ऊपर लेके गए। 2 कमरे थे जिसको बंद करके रखा था, उसको खोल के दिखाया। इनका जो नीचे का पूरा सामान था, उस रूम में उन्होंने एक बहुत बड़ी तस्वीर भाभी जी की लगाई थी जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस रूम में उन्होंने भाभी जी का सारा जो सजाई हुई चीज़ें, जो सोफ़े, वो 2 बड़े-बड़े कमरों में वो सब सारा सामान रखा था। समझ में नहीं आया ये सब। मैंने बोला भाई साहब ये सब क्या है? बोले ये तुम्हारी भाभी जी का मंदिर है। मैं बोली जो चीज़ें जहाँ थी वहीं क्यों नहीं रहने दी? बोले वो उसका शौक था, मेरा नहीं। ये कैसे? हाँ, वो इरिगेशन के चीफ इंजीनियर की बेटी थी, उसको वैसा घर चाहिए था। मैं एक प्राइमरी टीचर का बेटा हूँ, मुझे ऐसा चाहिए। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला भाई साहब आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आप भाभी जी की यादों के साथ, भाभी जी की स्मृतियों के साथ अन्याय कर रहे हैं? वो बोले नहीं, अब सिर्फ न्याय है, क्योंकि अब वो भगवान के पास गई है, वो खुद भगवान बन गई है। अब वो मुझे अच्छी तरह समझ सकेगी। हमारा 32 साल का वैवाहिक जीवन रहा, जिसमें उसने मुझे, या हो सकता है कि मैंने भी उसे सही तरीके से नहीं समझा, पर अब वो मुझे पूरी तरह से समझ लेगी और उसको अब मेरी कोई बातें बुरी नहीं लगेगी। हम बात करते-करते नीचे आई, मैं देख रही थी। तो बोली ये सब सर? तो बोले हाँ, ये मैं चाह रहा था मैं रिटायर हुआ और मुझे पता है तुमको, मैं उदय ने भेजा है, मेरे बेटे ने भेजा है ना कि वो चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ सर, इसीलिए मैं आई हूँ। तो फ़िलहाल जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और उदय भी अपनी मम्मी की तरह ही है, उसको चकाचौंध पसंद है, जो मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं रिटायर हुआ और मैंने अपने घर को, ये जो हमारे पीछे बस्ती है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का, और ये जो यहाँ तुमको टीचर्स दिख रही है, उन्हीं के घरों में से लड़कियाँ हैं, किसी की मम्मी है, किसी की दीदी है। मैंने उनको यहाँ काम दिया है और ये मैं स्कूल चलाऊँगा। और जब तक मेरा हो सकता है, जैसे उनके कहने की, जब तक उनके हाथ पैर काम करेंगे, वो यही काम शायद जारी रखेंगे। मैं बाहर आई और मेरा मन कह रहा था कि जिस तरह से भाभी जी ने तो अपनी भावनाएँ व्यक्त कर दी थी, इनके प्रति नाराज़गी मेरे पास व्यक्त कर दी थी। अम, भाई साहब ये तो आज बगैर शब्दों का इस्तेमाल किए अपना 5वां कमरा ही तो, अपने 5वें कमरे में ही तो रह रहे थे, अपना समय दे रहे थे। हम महिलाओं के प्रति हमेशा बहुत उनका बहुत सॉफ्ट रहते हैं कि हाँ, उसके साथ अन्याय हुआ, शादी के बाद उसको समझने वाला कोई नहीं था, उसकी भावनाओं की किसी कदर नहीं थी। हम कभी सोचते हैं कि पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता होगा? पुरुषों को भी भावनाएँ होती हैं, उनका भी मन उनको मारना पड़ता होगा, उनको भी शादी के बाद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते होंगे। ये हम कभी नहीं सोचते ना।
हमारी सहानुभूति हमेशा महिलाओं के प्रति रहती है कि शादी के बाद उसको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ससुराल आके सबके ईगो सँभालो, स्वभाव को सँभालो। पर हमने हमने कभी पुरुषों के लिए सोचा है? शादी के बाद पुरुषों को भी तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर चीज़ तो उनके मन के हिसाब से नहीं होती। जिस तरह से अमृता प्रीतम ने महिलाओं के लिए बोला था कि 5वाँ कमरा होना चाहिए, पुरुषों को भी तो ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं?